नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। युवाओं ने दिखाई प्रतिभा। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगा आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 50वें खलंगा मेले में किया प्रतिभाग। आयोजन समिति को 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। पूर्वजों की वीरता, दम्य साहस को स्मरण करने का बताया अवसर। प्रदेश की चारधाम यात्रा को 12 महीने की यात्रा बनाने के लिए राज्य सरकार कर रही प्रयास। इस संबंध में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। पर्यटन बढ़ाने पर जोर। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट शीतकाल के लिए बंद। 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक 30,000 से अधिक पर्यटकों ने किया दीदार। 76 लाख का राजस्व प्राप्त। हिमालय की चोटियों से बर्फ गायब। नवंबर में चिंताजनक स्थिति। बढ़ता तापमान, जीव जंतु वनस्पतियों के लिए खतरे की घंटी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल से पहले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ में प्रदेश के 12,000 युवा खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। खेल महाकुंभ के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के साथ अन्य खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामी राशि के साथ प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल महाकुंभ के आयोजन से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में निखार आएगा और इसी खेल के जरिए खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो सकेंगे। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है और इस आयोजन से पहले अपने युवा खिलाड़ियों के लिए प्रदर्शन को निखारने के लिए खेल महाकुंभ जैसे आयोजन जरूरी है। के माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे 2022 हो, 2023 हो, 2024 हो, लगातार खेल महाकुंभ को अपना आशीर्वाद देते हैं। निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री का युवा खिलाड़ियों के प्रति जो समर्पण है वह दिखता है। और इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ से निश्चित रूप से जहां हमारे 3 लाख से ऊपर यानी कि लगभग 4.25 लाख के करीब हमारे प्रतिभागी जो न्याय पंचायत स्तर से खेलते हुए आज जो है 12,000 की संख्या में जो है राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में छन कर निकल कर आए हैं। तो ये प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर भी जो है ये राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ प्रदान करता है। और निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ से जो खिलाड़ी नेशनल गेम के रिकॉर्ड को तोड़ेगा वो 1 लाख रुपए की नगद इनाम धनराशि जो है इस मंच से प्राप्त करेगा। इस बात की घोषणा मैंने पूर्व में भी की थी और आज भी हम इस बात के इंतजार में कि हमें ऐसे प्रतिभावान बच्चे जो है वो खिलाड़ी के रूप में मिलेंगे। और मेरा मानना है कि इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो आने वाले समय में 38वें राष्ट्रीय खेल जो हम अपने यहाँ पे जयमेरी में होने जा रहे हैं तो उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। तो एक सुनहरा अवसर भी है, एक ट्रायल पीरियड भी है और निश्चित रूप से प्रतिभा को निखारने का एक बेहतरीन विकल्प जो है ये खेल महाकुंभ है। खेल महाकुंभ हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, उस बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सागरताल नालापानी देहरादून में बलभद्र खलंगा विकास समिति द्वारा आयोजित 50वां खलंगा मेले में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खलंगा मेला आयोजन समिति को 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। 50वां खलंगा मेला स्मारिका का विमोचन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि खलंगा मेला पूर्वजों की वीरता और अदम्य साहस को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने महान सपूत सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर साथियों वीरांगनाओं को भी नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये युद्ध हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के अदम्य साहस, मातृभूमि के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतीक है, जो हमेशा हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी संस्कृति को मजबूत करने का कार्य पूरा देश में किया जा रहा है। चमोली में आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने शनिवार को यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े समस्त अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि विगत यात्रा अनुभव एवं यात्रा काल की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगामी यात्रा को सुगम बनाने हेतु व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए, यात्रा व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सभी संबंधित विभाग अपना प्रस्ताव दे। इसमें जिला स्तर से जो काम हो सकते हैं उनको तत्काल शुरू किया जाए और जो बड़े कार्य होने हैं उनके लिए आगणन तैयार किया जाए, ताकि बड़े कार्यों के लिए शासन स्तर से स्वीकृति ली जा सके। जैव विविधता से भरे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक और नया सफारी जोन शुरू होने जा रहा है, जिसमें पर्यटक पैदल ट्रैक के साथ जिप्सी से सफारी कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस जोन से पर्यटक प्रसिद्ध शिकारी एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। वहीं 15 दिसंबर से खुलने जा रहे इस नए पर्यटन जोन में पर्यटकों को जंगल के साथ ही जिम कॉर्बेट से जुड़ी यादें, कहानियां, जंगल सफारी से पर्यटकों को क्षेत्र में भ्रमण कराने वाले नेचर गाइडों की भर्ती को लेकर आज वन विभाग रामनगर में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 610 परीक्षार्थियों ने यह परीक्षा दी, जिसमें वन विभाग द्वारा 36 नेचर गाइडों का नंबरों के आधार पर चयन किया जाएगा। गौर हो कि रामनगर वन प्रभाग द्वारा विश्व प्रसिद्ध शिकारी एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट के घर छोटी हल्द्वानी से एक नया पर्यटन जोन कॉर्बेट हेरिटेज सफारी खुलने जा रहा है। इस जोन में जिम कॉर्बेट के घर यानी कि छोटी हल्द्वानी में उनके जीवन की बिताई जगह और विरासत के विस्तार से जानकारी मिलेंगी। कालाडूंगी हेरिटेज सफारी, जो कॉर्बेट हेरिटेज सफारी का उद्घाटन करने जा रहे हैं 15 दिसंबर से, तो उसके लिए आज नेचर गाइड्स का चयन के लिए एक परीक्षा रखे थे। पहले तो इतना आवेदन आने का उम्मीद नहीं था, लेकिन बहुत सारे आवेदन आने के बाद हम इसको एक लिखित परीक्षा के रूप में इनको ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिज़ाइन किए और इसका पूरा तैयारी किए थे। आज डिग्री कॉलेज रामनगर डिग्री कॉलेज में इसका एग्ज़ाम रखे हैं और 10 से 11 बजे का 1 घंटे का पेपर है। और जैसे ही इसका 2 दिन का इनको अगर कोई इनका आपत्ति है तो उसका आवेदन करने के लिए हम टाइम दिए और उसके बाद जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट्स निकालेंगे और जो दिसंबर 15 को ये जोन खोलने का पूरा तैयारी चल रहा है। ये कालाडूंगी जो हमारा हेरिटेज सफारी है, ये सारा कुछ मिला के है, एक पूरा ट्रैक जो बना हुआ है, जो कॉर्बेट अपने किताब में जो लिखे थे उसके बारे में उसको देखते हुए उससे इंस्पायर होकर ये पूरा हेरिटेज सफारी डिज़ाइन किए। ये लगभग 42 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है और जंगल सफारी लगभग 20 किलोमीटर का। रामलीला मैदान में मस्जिद के खिलाफ देवभूमि विचार मंच की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता उत्तरकाशी के रामलीला मैदान पहुंचे। वहीं हैदराबाद के विधायक टी राजा भी हिंदू महापंचायत में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैं उत्तरकाशी और उत्तराखंड के लोगों को जगाने आया हूं। वहीं उन्होंने ओबीसी पर सीधे मंच से जुबानी हमले किए। उन्होंने सीएम धामी से योगी के साथ बैठकर चर्चा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि धामी जी को भी एक बुलडोजर खरीदना चाहिए और लैंड जिहाद पर सीधे कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सीएम धामी से
अनुरोध किया है उन्होंने कि इस मामले में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। कुछ महीने पहले हिंदू संगठन ने मस्जिद को लेकर सूचना मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने सूचना में कोई मस्जिद न होने का जिक्र किया था। तब से हिंदू संगठन इस मस्जिद को अवैध बता रहे हैं। मुसलमानों की संख्या उत्तराखंड में कितनी थी? सिर्फ 1% और आज 25 लाख। ये मुसलमान कहां से गए? ये हमारी देवभूमि में 25 लाख मुसलमान कहां से आ गए? मैं आज पूछना चाहता हूं। पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट जिहाद करवाने के लिए हमारे पवित्र उत्तराखंड को अपवित्र करने की योजना बनाई, कई ऐसे क्षेत्र में लैंड जिहाद हो रहा है, इनलीगल रूप से मस्जिदें बन रही है, मज़ारें बन रही है। तो आज उत्तराखंड का हिंदू पूछ रहा है कि अवैध मज़ारें हमारे इस भूमि में क्यों उनको हटाई जाए। डिमांड कर रहे, मांग कर रहे हैं, कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन जितना कार्य होना है उतना कार्य नहीं हो रहा। तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि आप सर्वे करवाइए कि कितनी इनलीगल मज़ारें बनी हुई है, कितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है, क्या उनके डॉक्यूमेंटेशन है, सभी चीज पे सर्वे करवाइए। और जितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है, जितनी इनलीगल मज़ारें बनी हुई है, उन पर बुलडोजर चढ़ाए। यहाँ हमें धामी जी से मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ। रामनगर क्षेत्र के मोहल्ला भवानीगंज इलाके में एक युवती ने परिजनों की गैरमौजूदगी में घर के कमरे में लगे पंखे से फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतका के परिजनों में जहां एक और कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि मोहल्ला भवानीगंज निवासी 21 वर्ष की कंचन नाम की युवती ने अज्ञात कारणों के चलते घर में पंखे से लटककर फांसी लगा ली। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए, आज दिनांक 1/12/2024 को दोपहर के समय में कंचन पुत्री मुकेश निवासी भवानीगंज, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, उसके द्वारा अपने घर में पंखे में लटककर फांसी खाकर आत्महत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। बाकी अज्ञात कारणों का जो भी कारण रहेगा उसकी पूछताछ की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा को 12 महीने की यात्रा बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इस संबंध में मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए देश भर में प्रचार प्रसार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य सरकार ने चारों धामों के शीतकालीन प्रवासी स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल में 10% की छूट देने का फैसला लिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि अधिकारी चारों धाम के शीतकालीन स्थल के प्रचार प्रसार के लिए जो भी कार्य करेंगे, एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा। तो हम सबको आमंत्रित करेंगे और मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि अनेक स्थानों पर जाऊं। हमारे मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री महेंद्र भट्ट जी स्वयं भी, क्योंकि उसी घाटी में उसी स्थानों पर पले बड़े हैं, सबको हम लोग स्वयं जाकर एक स्थानों पर लोगों को आमंत्रित करेंगे। और बाबा केदार की कृपा से हमारी जो यात्रा है, अभी 12 मास की यात्रा होगी आने वाली।
रुड़की में राज्य मत्स्य सहकारी संघ समिति संघ उत्तराखंड की विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के साथ संघ के अध्यक्ष पद पर बदलाव का निर्णय लिया गया, जिसमें अशोक कुमार वर्मा को हटाते हुए सर्वसम्मति से अंबिका सिंह को संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में 12 में से 9 सदस्य उपस्थित रहे, जबकि 3 अनुपस्थित रहे। आज निर्वाचन हुआ, जो कि एक लंबे समय से एक गंभीर स्थिति में चल रहा था राज्य मत्स्य सहकारी संघ। डायरेक्टर्स के बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन था, जिसका आज निपटारा हुआ और दोबारा चुनाव गठित हुआ, जिसमें राज्य मत्स्य सहकारी संघ का पूर्णतः चुनाव हुआ पूरे विधि विधान के साथ। कितने मेंबर चुने गए? कितने सदस्य? आज चूंकि 12 सदस्य पूरे प्रदेश से हुए, 12 डायरेक्टर्स हुए संचालक मंडल, 12 लोगों में, और जिसमें 9 लोग आज उपस्थित थे, पूर्ण कोरम था, और 9 लोगों का एक मत एक ध्वनि में प्रस्ताव था। सभी ने एक मत एक स्वर में अपना बोर्ड चुना है और नया बोर्ड गठित हुआ है, जिसके लिए मैं सभी बोर्ड के अपने जितने भी हमारा संचालक मंडल है, हमारे बोर्ड के सदस्य हैं, मैं सभी को धन्यवाद भी करूंगा। और जो एक आशा एक विश्वास के साथ आज नए बोर्ड का गठन हुआ है, उसको हम जो बचा हुआ कार्यकाल है हमारा, हम उसे बड़ी कुशलता से आगे लेके जाएंगे। अध्यक्ष जी ने बताया कि ये बोर्ड बैठक काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, जो काम हमारे रुके हुए थे उसको हम आगे सुचारू रूप से करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मत्स्य विभाग का जो अभी तक बहुत कम लोगों में को जानकारी है, उसको हम आगे से आगे प्रचारित करने का पूरा हम संभावना करेंगे। कहाँ प्रचार किया जाएगा इसका? उत्तराखंड पूरा रहेगा इसमें। गढ़वाल है जहाँ पे हमारे अलग अलग क्षेत्र से डायरेक्टर्स हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में उसको पूरा प्रचार करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से, पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से, बहुत सारे जिले से हमारे डायरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में अपने पूरे अच्छे तरीके से काम करने का प्रयत्न करेंगे। उत्तराखंड में सीएम आवास, राजभवन सहित कई सरकारी संपत्तियों के भवनों के कर बकाया हैं। बार बार नोटिस मिलने के बाद भी पूरा कर जमा नहीं हुआ है। कर न चूकने से गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड के कर्मचारी और पेंशनरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं बजट के कारण विकास कार्यों में देरी हो रही है, लेकिन अब इसमें सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां इसे राज्य सरकार में बजट की कमी बता रही है, वहीं भाजपा जल्द टैक्स चुकाने का दावा करते हुए कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकने की भी बात कही है। सकता है कुछ तकनीकी कारणों से ये भुगतान नहीं हो पाया होगा, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा लगातार जो ये कर छावनी बोर्ड का जो कर को राज्य सरकार को भुगतान करना था, उसको कम किया गया है और उसको आगे भी लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कुछ बोलने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए, उनको जवाब भी देना चाहिए कि 2012 से 2017 के बीच उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री आवास में उनके मुख्यमंत्री थे, राजभवन भी उनकी उसमें था, चाहे अन्य विभाग जहाँ जो बकायेदार हैं, तो उस पर उस समय एक भी पैसा उनकी सरकार में छावनी बोर्ड को भुगतान नहीं किया गया। इसके बारे में उनको जरूर जवाब देना चाहिए। कोटद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर सिद्धवली बाबा का वार्षिक उत्सव 6, 7 व 8 दिसंबर को होने जा रहा है। इस बार बाबा का 25वां वार्षिक उत्सव है, जिसे और भी भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। और इस संदर्भ में सिद्धवली मंदिर में दिलीप महंत व विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें वार्षिक उत्सव में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और श्रद्धालु आराम से बाबा के दर्शन कर सके। सिद्ध बाबा के वार्षिक उत्सव में दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये वार्षिक उत्सव 3 दिनों तक चलता है और लगातार भंडारा भी चलता रहता है। भक्तों को पूरे साल बाबा के वार्षिक उत्सव का इंतजार रहता है। पहले दिन शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस वर्ष जो है हमारा सिल्वर जुबली जो है अनुष्ठान चल रहा, 25 वर्ष हमारे हो चुके हैं अनुष्ठान महाअनुष्ठान को, और इसी के संबंध में इसके निमित्त जो है आज यहाँ प्रशासन की बैठक थी और सारे प्रशासन ने व्यवस्था कर ली है। और किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे 3-4 लाख लोग आते हैं, तो उनकी व्यवस्था किस तरह से आना है, कहाँ से रूट बनना है, कैसे स्वास्थ्य से संबंधित उनकी सुविधाएं दी जा सके, कैसे यातायात बना जा सके, सारे विषयों पर चर्चा हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा मेला जो यहाँ पर आयोजित होगा।
सीमांत जिला चमोली के दूरस्थ विकासखंड पोखरी में सरकार के द्वारा शासनादेश जारी होने के बावजूद भी अभी तक 8 महीने बाद भी सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया, जिसके चलते स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश का माहौल है। बताते चले कि बीते फरवरी माह में क्षेत्रीय जनता ने नोली धोतीधार मोटर मार्ग को लेकर संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसको लेकर 34 दिनों तक सभी क्षेत्रीय जनता ने सड़क की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया था, जिस पर बीते मार्च माह में सरकार ने आंदोलन का संज्ञान लिया और 16 मार्च को सड़क के निर्माण के लिए शासनादेश जारी किया। लेकिन आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया, जिस पर समस्त क्षेत्रीय जनता का आक्रोश एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सड़क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ नहीं होता है तो समस्त क्षेत्रीय जनता एक बार फिर से बड़े आंदोलन का रुख अपनाएगी। देखिए 34 दिनों का जो ये आंदोलन हुआ था नोली धोतीधार मोटर मार्ग, जब इसका जिस दिन ये शासनादेश हुआ था तो तब हमें उम्मीद थी कि इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होगी, लेकिन आज 7-8 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर विभाग की जो लापरवाही है साफ दिख रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस पर जल्द से जल्द ये विभाग अगर कोई नतीजा नहीं लेता है तो हमें दोबारा बाध्य होना पड़ेगा और सारे लोग जो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं, इस पर फिर से हमें ये इसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा हमें। और विगत 10 फरवरी 2024 को नौली धोतीधार मोटर मार्ग के लिए पोखरी के समस्त जनप्रतिनिधियों ने एक आवाज़ उठाई थी, एक आंदोलन किया था और 34 दिनों के धरना देने के पश्चात इसका जो शासनादेश हुआ, शासनादेश होने के पश्चात मात्र अभी तक एक बार इस रोड की सर्वे हुई है और 7-8 महीने बीतने के बाद भी अभी इस पर कोई भी कार्यवाही विभाग के द्वारा नहीं की गई है। बहुत दुख की बात है। की सर्वे तो हो गई है, लेकिन उस पर जियोलॉजिस्ट का विजिट होना है। अभी मेरी बात हुई, नेक्स्ट वीक का वो टेंटेटिव प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक मैं अपना प्रोग्राम बनाता हूँ। बाकी देखते हैं, जैसा भी होगा सूचित कर देंगे आपको। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।